अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं ज़रा खोड़ो, मेरे साथ है शाजिब जिलानी और वसतुल्लाह खान। और आज कॉल इन डे है, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि आई लव कॉल इन डे। हमारे नंबर स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, मैं एक बार दोहरा भी देता हूँ, 0213-233-0927 और 27 की जगह आप 28 और 30 भी कॉल कर सकते हैं। अच्छा, इस हफ्ते हमने एक नई एक्सपेरिमेंट भी की है जो मेरे ख्याल कुछ हद तक कामयाब हुई है, उसकी तरफ आते हैं। लेकिन पहले एक न्यूयॉर्क से हमारे कॉलर हैं और इंटरनेशनल डायलिंग काफ़ी महंगी होती है, मैं उनको ज़्यादा इंतजार नहीं कराना चाह रहा। हमाद अली साहब न्यूयॉर्क से, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, उम्मीद है आप लोग ठीक से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। रेगुलर व्यूअर हूँ, एक दो दफ़ा पहले भी कॉल की थी, जी। आपकी बात की थी मैंने सोसाइटी की पोलराइजेशन पे। दैट्स राइट जी, नोकिया जी जी जी, याद है। आज फिर थोड़ा सा मौजू मुख्तलिफ है, थोड़ी सी दिल की भड़ास निकालनी थी, तो अगर 3 मिनट आप लोगों के मिल सकें। बिस्मिल्लाह। 1 मिनट तो खर्च हो गया, अब 2 मिनट है आपके पास। द क्लॉक इज टिकिंग। ठीक। अच्छा सर, मैं 15 साल से इस वक्त जो है अमेरिका में हूँ। 17-18 साल की उम्र पे मैं आया था, कॉलेज किया स्कॉलरशिप पे, फिर काम भी इधर ही कर रहा हूँ। और बचपन से जो है, जैसे एक आम पाकिस्तानी को होती है, पाकिस्तान से मोहब्बत वो थी, और खुशकिस्मती कहें बदकिस्मती आज भी है। तो हर कैपेसिटी में पाकिस्तान की खिदमत करने की कोशिश की है, चाहे वो कॉलेज में हम लोगों ने एडमिशन कमेटी के ऊपर प्रेशर डाल के पाकिस्तानी कैंडिडेट्स का एक्सेप्टेंस रेट बढ़वाया, चाहे वो हो, चाहे अब हो कि अब मैं लोकल पॉलिटिक्स में भी थोड़ा सा यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा हूँ, इस मुल्क और अपने पैदाइशी मुल्क की खिदमत करने की थोड़ी सी। और मैं कोई अनोखा नहीं हूँ इसमें, अगर आप लोग भी इस बात से पता नहीं मुत्तफिक होंगे या नहीं, कि एवरेज पाकिस्तानी जो आम आदमी है, वो चाहे ओवरसीज हो चाहे पाकिस्तान में हो, वो मुल्क से बहुत मोहब्बत करता है और एटलीस्ट नियत जरूर रखता होगा मुल्क की खिदमत करने के लिए। यानी हमारी, मुझे लगता है वो मिसाल है उस आशिक की तरह जिसकी एक तरफा मोहब्बत है, जिसको आगे से कुछ नहीं मिला लेकिन वो फिर भी जान कुर्बान करने को तैयार है। सही बात है सर, क्या और हमने लोएस्ट ऑफ लो टाइम्स में भी लेकिन बड़े ऑप्टिमिस्टिक रहे, चाहे वो टेररिज्म की जो वेव हमने पहले देखी उसमें हो, या और भी इतने मसाइल जो आ चुके हैं हमारे ऊपर। लेकिन सर पिछले 2-3 साल में जितनी नाउमीदी यहाँ पे मैंने ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी में देखी है, और अगर आप पाकिस्तान में लोगों से बात करें जो गिने चुने मेरे दोस्त रिश्तेदार रह गए हैं, उनमें तो सर डिप्रेशन भी अब जो है ना सुनने को मिलता है। हाँ। तो मैं सिर्फ बस मुबारकबाद पेश करना चाहता था जो हमारे मेन पॉलिटिकल लीडर्स हैं इस वक्त, जो एक नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उसकी भी लीडरशिप को, कि इतने मुहब्बे वतन और इतनी उम्मीद रखने वाले, इतने होपफुल लोगों का भी ये हशर किया है उन लोगों ने, और ऐसी तरबियत की है हमारी कि आज हमारे वालदैन की उम्र के लोग और 17-18 साल की उम्र के लोग भी, चाहे वो DC एयरपोर्ट हो, चाहे वो लंदन की सड़कें हो, चाहे मस्जिद नबी, उसमें किस किस्म की वो हमारा इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो इस बात पे उन लोगों को शाबाशी है। और आखिर में सर 2 स्पेशल लोगों को मैं शाबाशी देना चाहूँगा। एक तैमूर अली छगरा साहब, आई डोंट नो उनका लास्ट नेम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, और दूसरे असद उमर साहब, क्योंकि बचपन से हमें पट्टियाँ पढ़ाई गई थी कि पाकिस्तान का हाल इसलिए ऐसा है क्योंकि एजुकेटेड लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स में नहीं आते। तो इन दोनों ने साबित कर दिया है कि आप चाहे जितने भी एजुकेटेड हो, जो भी बैकग्राउंड हो, आप सिस्टम में आओगे तो सिस्टम आपको बदलेगा, आप सिस्टम का कुछ नहीं कर सकते। एक मैकिन्जी पार्टनर होने के बावजूद मुल्क को आग लगाने को तैयार था, दूसरा एंग्रो का CEO होने के बाद भी जो है वो खान साहब के साथ मिलकर बातें कर रहा था कि इस कौम को बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं। तो बस ये दिल की भड़ास थी। आखिर में एक उम्मीद की किरण छोड़ के जाऊंगा कि जहाँ वैसे लोग हैं वैसे आप लोग भी हैं, जिब्रान नासिर जैसे भी लोग हैं, अम्मार अली जान जैसे भी लोग हैं, जो अभी भी थोड़ी सी हमें उम्मीद की किरण जो है वो जगा के रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा सुनने का। अगले हफ्ते फिर आइए। हाँ प्लीज, थैंक यू। बहुत अच्छी बात की हर शो ये जो हमारे यहाँ बात चलती है ना कि जी कि वो टेक्नोक्रेट्स आके चलाएंगे, टेक्नोक्रेट्स, ये दिस इज़ अबाउट कि जो हम कहते हैं ना कि यार आप जैसे लोगों की ज़रूरत है जो सियासत में आएंगे तो फिर हालात ठीक होंगे। आपने देख लिया कि सियासत आपको ठीक कर क्या क्या होता है। हाँ सही बात है जी। तो अच्छा, जैसे ज़रार ने बताया प्रोग्राम के शुरू में कि हमने फ़ोन कॉल्स के अलावा व्हाट्सएप का भी सिलसिला शुरू किया है ताकि आपका हमारा राब्ता और बेहतर हो जाए। व्हाट्सएप जर्नलिज्म तो सिटीजन जर्नलिज्म जी। तो हमने कल वो नंबर बताया था, अभी भी वो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, मैं फिर भी दोहरा देता हूँ, 0331-614-2911। तो कल हमने अपने प्रोग्राम में उसको नंबर बताया था, तो उसके बाद से वीडियो मैसेजेस भी आ रहे हैं, एक आध वीडियो मैसेजेस भी आए हैं, तो बड़ा अच्छा है। तो मेरा ख्याल है कि उनमें से हम कुछ ले लेते हैं अभी, फिर हम फ़ोन कॉल पे दोबारा जाएंगे। जो पहला हमारे पास कंट्रीब्यूशन आया वो सलमान बलोच साहब हैं, मलीर में होते हैं, वो एक फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने किस मसले की तरफ तवज्जो दिलाई है, आप सुन लें।
अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान अहमद बलूच है और मेरा ताल्लुक़ मरीर से है। चूँकि मलिर एक्सप्रेसवे के हवाले से आपने सुना होगा, तो मलिर एक्सप्रेसवे में बहुत सारे घरों को अभी डैमेज किया गया है। 14 घर अभी डैमेज किए गए हैं, जिनको तोड़ा गया है बुलडोज़र से, और ये मुतासरीन खुले आसमान तले बैठे हैं, विदाउट नोटिस गवर्नमेंट ने इनको डिमोलिश किया है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या सरकार जो लॉ बनाती है, लेजिस्लेशन करती है, जब वो खुद अपने ही लेजिस्लेशन को फॉलो नहीं करेगी तो सोसाइटीज़ में मासेस कहाँ जाएंगी? क्या रियासत मासेस की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी नहीं लेती? नहीं लेती। तो सलमान ने ये अपना ऑडियो भेजा और साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी भेजी है उस इलाके की जहाँ पे डेमोलेशन हैं। ये जो मलिर एक्सप्रेसवे बन रहा है वो भी उन्होंने वहाँ का भी सूरत हाल भेजी है, वो क्लिप भी देख लेते हैं। 11 बजे आया मेरे पास, मेरे घर से फोन आया, बोल रहे हैं जो आपका जो ना घर तोड़ रहा है। मैंने बोला घर कैसे तोड़ रखा है? इन्होंने जो ना जबरदस्ती जो ना हमें जो घर से बाहर नहीं बताया भाई, ना नोटिस दिया हम लोगों को, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई बच्चे बैठे सीधा जो ना हमारे बीवी बच्चे को जो ना इस जानवर की तरह जो ना बाहर फेंक दिया इन्होंने। मेरे माशाल्लाह 7 बच्चे हैं, बीवी बच्चे मिला के हम लोग 10-11 बंदे हैं। भाई मेरे एक छोटे भाई भी है। नोटिस वगैरह नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दिया, कोई चीज़ नहीं दिया। इन्होंने आके डायरेक्ट सीधा बाहर निकलते। मैं आया हूँ, मैं अपने घर बचाने के लिए, तो उन्होंने बोला भाई तुम अपना घर खाली करो। इन्होंने, मैं जब तक आया हूँ तब तक इन्होंने जो है पूरा सामान मेरा घर से उठा के बाहर फेंक दिया। आप आके देख सकते हो मेरा घर का सामान क्या हालत है। मैं इंसान हूँ, मैं मजदूरी करके आता हूँ, देखो आप हाल देखो हमारी। तो मलिर एक्सप्रेसवे जो है वो कराची का एक मेगा प्रोजेक्ट है। अभी चंद रोज़ पहले वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी वहाँ पे गए थे। उन्होंने कहा कि ये 2 साल पहले हमने ये शुरू किया है। तो जो लोग कराची से बाहर रहते हैं उनकी मालूमात के लिए, ये जो कराची का पॉश तरीन इलाका है, DHA या क्लिफ्टन, ये इसको मिलाएगा मोटरवे से, जहाँ पे आगे बहरिया भी है, DHA सिटी भी है। 39 किलोमीटर्स की ये स्कीम है। इसमें ADB की भी फंडिंग है और इसके रास्ते में जो भी हशरातुल अर्ज़ आते हैं वो सब साफ हो जाएंगे। हाँ, गवर्नमेंट ने कहा था कि जी कि हम कोई घर नहीं गिराएंगे, हम मलिर नदी के साथ ये बना रहे हैं, अश्योरेंसेस दी थी। उसके बाद फिर ये वाक़या हुआ है कल परसों, तो इसकी तरफ वो तवज्जो मबजूल कर। बड़े प्रोजेक्ट्स में सबसे पहले छोटे लोग ही कुछ ले जाते हैं जी, होता तो ऐसे ही है। सो अपेरेंटली अरबों के पैसे भी इसमें हैं कॉम्पनसेशन के लिए, जो गवर्नमेंट को देने थे, वो कंपनसेट हो जाएंगे, वो कंपनसेट हो जाएंगे। तो सलमान बलोच साहब, आपका शुक्रिया, आपने ये भेजा। सो इसके अलावा हमारे पास आपको याद है ना पिछले साल सैलाब आए थे पाकिस्तान में, और काफ़ी सारे लोग डूब गए थे, जिनको भुला दिया गया है। तो हमें एक, और काफ़ी सारे लोग नहीं डूबे थे, वो इस अफसोस में है कि वो क्यों नहीं डूबे, वो तकरीबन तो जो डूबे हैं, सही बात, उनमें जैकमाबाद ठुल का इलाका है, जैकमाबाद का अपर सिंध में, वहाँ से बशीर खोसो हैं जिन्होंने हमें एक वीडियो पैगाम भेजा। ये हमारा गांव है, इसमें अभी तक पानी खड़ा है, 4 महीने हो गए हैं, ना पानी को किसी तरफ निकाल किया गया है, ना कुछ। और NDMA ने हमारी कोई मदद नहीं की। लोग दर अभी तक दर हैं, क्योंकि पानी खड़ा है गांव में। 10 से 15 गांव हमारे इलाके के अभी तक डूबे हुए हैं। 4 से 5 महीने सैलाब को हुए हैं। यहाँ NDMA, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध या मुंतखब नुमाइंदों ने हमारी कोई भी किसी भी तरह की मदद नहीं की है। यहाँ हमारे बच्चे सर्दियों में ठठर रहे हैं पूरे इलाके के। सो हम आपको ये वीडियो भेज रहे हैं कि प्लीज़ NDMA वाले हमारे गाँवों की पानी को निकास करवाएं। हमें ना कोई बीज ना कुछ भी, यहाँ के नारे तो बड़े लगाए जा रहे हैं लेकिन दिया किसी ने भी कुछ नहीं है। सो बराए करम हमारी मदद की जाए। तो ज़रार और वुसअत, हमें 1-2 और भी वीडियोज़ आए। ठरी मीरवा खैरपुर से भी एक साहब ने हमें वीडियो भेजा कि वहाँ पे भी सारा पानी खड़ा हुआ है। तो अब ये गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि हम अगले हफ्ते जा रहे हैं, जिनीवा जा रहे हैं, वहाँ पे हम एक डोनर कॉन्फ्रेंस करेंगे, ताकि पानी निकालने के लिए जो पीटर इंजन वगैरह हैं वो कोई भेज दे। कितने का आता है? 10-15 हज़ार पाइप की भी जरूरत पड़ती है। 15-20 हज़ार रुपए का आता है यार। कहाँ है हुकूमत के पास इतने पैसे? थोड़ा बेलचे भी चाहिए होते हैं बॉस, सही बात। और लेबर तो हमारे पास है ही नहीं, आपको पता है। तो जाहिर है जब जिनेवा से इमदाद आएगी तभी बेलचे और पीटर इंजन, दादा जान मरेंगे तो फिर बैल बटेंगे। हुकूमत के भी मसाइल हैं जी। अब हुकूमत को भी तो समझे।
अब इसके अलावा एक और हम ले लेते हैं व्हाट्सएप का मैसेज, फिर हम फ़ोन कॉल्स की तरफ जाएंगे। और ये हमारे पास आया है लाहौर से, शादरा के इलाके से। वहाँ पे कुमैल रज़ा नकी हैं, वो स्टूडेंट हैं। सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। सर मैं सीए का स्टूडेंट हूँ, सीए फाइनलिस्ट हूँ, और जो इकॉनमी के हालात हैं उससे हमें भी बहुत परेशानी है। लेकिन अभी भी जो हुकूमत ने इक़दामात किए हैं उससे यही लग रहा है कि ये लोग इसमें मतलब ज़्यादा खातिर खा बेहतरी नहीं ला सकेंगे। मेरे वालिदैन रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम हैं, मेरी अहलिया जॉब करती हैं, हम एक घर में 4 फाइलर हैं, हम टोटल 6 फैमिली मेम्बर्स हैं। अब हम 4 फाइलर हो के भी हम, आप यकीन करें, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम बहरिया या डीएचए में प्लॉट लें। तो आखिर ये जो लोग डीएचए या बहरिया में प्लॉट ले रहे हैं, या जो वो नॉन फाइलर्स जो कि गाड़ियाँ ले रहे हैं, क्या एफबीआर एक दफ़ा उनके ऊपर डबल टैक्स का बर्डन डाल के, मतलब उन्हें 50,000 रुपये टैक्स है और वो 1 लाख रुपये टैक्स उनसे ले के, और एफबीआर बिल्कुल फारिग हो जाता है। एफबीआर कोई फॉलो अप नहीं करता कि भाई ये जो लोग जिन्होंने गाड़ी बुक कराई है, जो नॉन फाइलर थे, क्या इन्होंने अगले साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी की है कि नहीं। तो इन लोगों को पकड़ें। इन लोगों से अगर आप ऐसी इक़दामात करें कि आप शनाख्ती कार्ड से इन लोगों को ट्रेस करें, ट्रैक करें, तो यकीन करें हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या नाम है इनका? 100% वैलिड पॉइंट है। कुमैल रज़ा कुमैल साहब। कुमैल साहब, ये जो आपने तजवीज़ दी है, इत्तफाक से इस पे आधा अमल हो चुका है। नादरा ने कोई 10 लाख ऐसे लोगों का रिकॉर्ड तैयार किया हुआ है जो एक क्लिप पे अगर एफबीआर की नीयत हो तो उसे हैंड ओवर किया जा सकता है। ज़ाहिर है उसके लिए मायदा वगैरह करना पड़ेगा, और उनमें से अक्सरियत नॉन फाइलर्स की है। उसमें ये तफसीलात हैं कि इनके पास कितने 100 गज़ का मकान है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन सी गाड़ियां हैं, और इन्होंने बैरून मुल्क 1 साल में कितने चक्कर लगाए। ज़ाहिर है कि वो अपडेट नहीं होगी लिस्ट, और वो एक लिस्ट जब बनी थी उस ज़माने में है, तो उसको अपडेट करके बहुत आसानी से जो टैक्स फाइलर्स हैं उनकी तादाद को दुगना करके तकरीबन उतना पैसा तो लिया ही जा सकता है जितना IMF के सामने लेटने से नहीं मिल रहा। लेकिन मसला ये है कि जिन्हें इस कानून पे अमल करना है वही कानून साज भी हैं, वही मुनसिफ भी हैं, वही जल्लाद भी हैं। तो अब आप बताइए, दुनिया का बेहतरीन मंसूबा भी अगर आप हमारे सामने रख दें तो क्या कर लेंगे? ये मैं तो कहता हूँ अगर किसी ने कुछ किया तैयार है माल साहब। हाँ, नादरा अपनी जगह, आप सिर्फ लोगों के टिकटॉक और इंस्टाग्राम चेक कर लें। मुझे याद है एक शख्स थे, कोई कहीं आई थिंक पंजाब में, कहीं ना कहीं, उन्होंने बड़े लंबे बाल, लंबी मूछें। यार बंदे के मतलब हाथों के ऊपर ना, मेरा ख्याल है कि आधा पाकिस्तान का सोने का रिजर्व था। हाँ, डब्बा खोलता है भाई, सोने की केस के अंदर लेटेस्ट आईफोन। अच्छा, लेटेस्ट आईफोन वैसे ही मेरे ख्याल है कोई 2-3 फेफड़े तो आपको बेचने पड़े, मतलब एक फेफड़ा और मतलब गुर्दे वुर्दे आपको बेचने पड़ेंगे ना लेने के लिए, गोल्ड केस के अंदर यार। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर वो फाइलर है ना तो 1000 रुपए की टैक्स देता होगा साल की। वक्फा ले ले इसी पॉजिटिव नोट पर। वेलकम बैक। हमारे अगले कॉलर है कामरान अली नवाबशाह से। जी कामरान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, सॉरी आपको थोड़ा होल्ड कराना पड़ा जी। सर कोई इशू नहीं है, ये अच्छा सेगमेंट आप लोगों ने स्टार्ट किया है व्हाट्सएप मैसेजेस इंक्लूड करने का। और मेरी एक छोटी सी और भी सजेशन है कि ये जो प्रोग्राम आप करते हैं इसको भी जो है वो ट्विटर पे और फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे ये लाइव चलाया जाए। आपका प्रोग्राम ना बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। अच्छा। और दूसरा शाहजेब जिलानी साहब के लिए 2 कतात हैं, अगर इजाज़त दें तो मैं सुना देता हूँ कि इस सादगी का दर्स दे हर रहनुमा मुर्गी पसंद, और कौम तो भूखी मरे या हो गुजारा दाल पर, गर मेरे कब्जे में आ जाए कभी कोई वजीर, 4 दिन फाका कराऊं फिर कहूं तकरीर कर। और दूसरा कहता है कि सजाए मौत देकर एक मुजरिम से कहा जज ने, बिला खौफो खतर जो आखिरी ख्वाहिश बतलाओ, बहुत लटका के मुंह बोला वो मुजरिम अब तो जज साहब, मेरी ख्वाहिश तो ये है मेरे बदले तुम लटक जाओ। वाह,
तो सर अब ये है कि जो हाँ यार मतलब क्या करना चाह रहे हो यार, पहले फाके फिर लटकाना है, क्या करना है? ये लटकने वाले हैं, लटकाने वाले हैं। हाँ कसम से ये दाल रोटी वाले कौन है? हाँ आज घर अकेले मत चला। हुक्मरानों के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि वो जो है अपना किबला दुरुस्त करें। अवाम का पेट काटने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन अपने लल्ले तल्ले कम करने के लिए तैयार नहीं है। और नॉन कस्टम पेड गाड़ियां आप ऑफिसर्स को देने की बात हो रही है, तो मतलब फिर वो किस मुंह से आवाम से टैक्स के तलबगार हैं। और तीसरी चीज है ये जो वुज़रा और मुशीरों का इस्लामाबाद में जुम्मा बाजार लगा हुआ है, इनकी तादाद में कमी की जाए। अगर पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है तो उनके खराजात के अंदर भी कट लगाया जाए। शुक्रिया। कट लगना चाहिए तो कट पहले ऊपर लगना चाहिए, फिर नीचे तक आना चाहिए। और कट की बात की तो जाहिद गशकोरी साहब उनकी एक रिपोर्ट आई है सामने, बड़ी मजेदार रिपोर्ट आई है। देखा है कि अराकीन पार्लियामेंट के दुनिया न्यूज़ में नहीं समा कि अराकीन पार्लियामेंट के असासे और उनकी दौलत और मिल्कियतें कितनी बड़ी हैं। और वो मतलब मैंने देखा तो आई थिंक 85 अरब से ज्यादा का तखमीना उन्होंने लगाया। 85 अरब रुपए आई गेस हमें देखना है उस पे, कुछ भी नहीं, हमें देखना है उस पे। स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, मतलब 70 करोड़ डॉलर 65 करोड़ डॉलर, ये क्या रकम है? ये तो एक डीसीएसी की मार है। लेकिन इन्होंने जैसे कहा ना कि वो वुज़रा की फौज, और वो हम पिछले हफ्ते भी बात कर रहे थे कि कोई 76 हैं ये सारे मिला के ना, फेडरल स्टेट मिनिस्टर, स्पेशल असिस्टेंट फलाना। अच्छा वो इतने ज्यादा हैं कि बास के पास महकमा ही खत्म हो गए मतलब देने के लिए। उन्होंने कहा जी आप हैं मिनिस्टर, और अब कंफ्यूजन ये है कि मिनिस्टर एट लार्ज है। कंफ्यूजन ये है कि इन्हें पहले संभाला जाए या रियासत को पहले संभाला जाए। हाँ, और वो फिर वो कहते हैं कि जी हमने क्या रियासत के लिए सियासत को हमने कुर्बान कर दिया। लेकिन सारे कोalition, अब ये ठीक है, अंडरस्टूड बात है कि जब कोalition गवर्नमेंट होती है तो हर एक को उसमें हिस्सा चाहिए। लेकिन ऐसा भी क्या यार, मुल्क के हालात देखें कहाँ जा रहे हैं। अब हम बात कर रहे थे आटे का बहरान, बिजली का बहरान, दवाइयों का बहरान, लेकिन एलसी खुल नहीं रही। मिलर ट्रैक्टर्स ने अपना काम में बंद कर दिया है, मिलर ट्रैक्टर्स ने, और भी बहुत है। टेक्सटाइल ग्रुप्स जो हैं उन्होंने हाथ खींच लिया है, आहिस्ता आहिस्ता कैपिटल ट्रांसफर हो रहा है, बेहतरीन हो रहा है। कामरान भाई ने अच्छा किया कि इस तरफ तवज्जो दिलाई कि हाँ ये क्या अंग्रेजी में हम कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर आपने ये करनी है किफायत शुमारी तो ऊपर से शुरू। और चाइनीज में कहते हैं द फिश रॉट्स फ्रॉम द हेड। ठीक है, मछली सर से मछली कहें कि ये चीन की और पाकिस्तान की ऊपर से ही सड़ती। बात सही है। सईद रशीद साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हमारी बड़ी हलाल की कमाई है भाई, इतना आपने होल्ड करा दिया हमारे। सॉरी सर। बहरहाल चले, वो तो अच्छे मकसद के लिए थोड़े पैसे भी कुर्बान कर दे। अभी जो मईशत की बात हो रही है, मेरे ख्याल से अब पाकिस्तान उस पे आ गया है कि ऊपर से फरिश्ते भी आए तो उसको ठीक नहीं कर सकेंगे। हमें आउट ऑफ बॉक्स अब काम करना होगा, और ऐसे हुक्मरान हो जो ये सोच लें कि हमें अगली हुकूमत नहीं मिलेगी, बस यहीं पे हमने काम करके जाना है। और मेरे पास 2-3 सोल्यूशन है, वो जरा सुन लें, हम्बल रिक्वेस्ट है। एक सोल्यूशन तो ये है कि अब तक गरीबों को हम करते रहें, जब भी वो रोड पे मकान आए तो उनके तोड़ दिए, गुजर नाले पे आए तो उनके तोड़ दिए, बनी गाला वहीं रह गया, वो अपार्टमेंट वहीं रह गया, साकिब निसार साहब ने अप्रूव कर लिया। अब हमें रिवर्स करना होगा, गरीबों को कुछ ना कहें और अमीरों को करें। उसके एक सोल्यूशन है कि मिनिमम सैलरी जो है ना टैक्सेबल कर दें। अगर आपने मासी भी रखनी है तो उसे 60,000 रुपए दें, अगर ड्राइवर रखना है तो उसे 60,000 दें, अगर खानसामा रखना है 60,000 दें, और वो टैक्स पेयर हो। एक तो ये बाइंडिंग कर दो, उसके सेंटर खोल ले, जो भी आदमी आए आके शिकायत करे इसने मुझे मासी रखा था, ये देखे 50,000 सैलरी देता है, 60 देनी चाहिए। एक तो ये करें, और इसको रिवर्स ये कर दें कि जिसकी 3 लाख 4 लाख से ज्यादा है, चाहे वो जज हो, जनरल हो, एमडी हो, शेमडी हो, उसकी 50% रिड्यूस कर दें उसकी तनख्वाह, और इनकी बढ़ा दें, उनकी रिड्यूस कर दें। और दूसरा एक काम ये करे पाकिस्तान से, सारे नोट बंद कर दें, सिवाय 4 1 रुपया वाले चिल्लर रोक के जो फकीर को देने के लिए रख दें, बाकी सारे नोट बंद कर दें और कह दें बैंक ट्रांजैक्शन के अलावा। जबरदस्त, बहुत ही यूनिक और काबिले अमल। वक्फा लेना है, काल मार्क्स साहब वक्फा लेना है, कम्युनिज्म से आगे की चीज है। जी बिल्कुल। वेलकम बैक। उज़ैर शफी साहब हैं इस्लामाबाद से। जी भाई। हेलो जी, वालेकुम सलाम।
तीनों मेहमानी ग्रामी को मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खड़ो साहब से मेरा सवाल है जी। बोलते रहिए सरकार। सर अगर टीवी ऑन है तो उसको बंद कर दें। ठीक है। हाँ। खड़ो साहब पहले तो सबसे पहले तो ये बता दें कि आप इतने मासूम हो, इतने प्यारे लग रहे होते हैं इधर बैठ के, तो आपको कभी इत्तेफाक हुआ ब्लैक वीगो में सफर करने का? क्योंकि हमारी जर्नलिज्म में हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री उसमें ये है कि कोई भी जो बड़ा सहाफ़ी है जब तक वो ब्लैक वीगो में सफर न करे उसको सहाफ़ी। ये तो आते जाते ही ब्लैक वीगो में है घर से। इसीलिए हम छोटे छोटे ही सही नहीं, वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने वो कहते हैं कि यार इस पर इतना पेट्रोल खर्च करने की क्या कर दिया। बिल्कुल, क्योंकि फ्यूचर में वीगो को छोटी गाड़ी नहीं है यार, मतलब तो आपको क्या शौक है ब्लैक वीगो में सफर करने का? हम अरेंज करा सकते हैं अगर आप चाहें। हाँ जी उज़ैर, ये मेरा ख्याल है टीवी इन्होंने बंद नहीं किया। उज़ैर ने फोन बंद कर दिया, नहीं जाना बस। उज़ैर को बड़ी मायूसी हुई कि आप कभी उठाए नहीं गए। चले कोई बात नहीं। मोहम्मद इमरान साहब हैं फैसलाबाद से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर क्या हाल है आपके? बिल्कुल खैरियत। अच्छी बात सर। मोहम्मद इमरान बात कर रहा हूँ। आपको काफ़ी दफ़ा कॉल कर चुका हूँ प्रोग्राम में, और सर वही डिसेबल पर्सन हूँ। जी जी सर मैं ना रेंट पे रहता हूँ और वालदा मेरी बीमार है, ठीक हो गया, तो काइंडली मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा। रिक्वेस्ट मेरी यही है सिर्फ कि मुझे जॉब चाहिए, कोई भी जॉब हो जाए जो 20 से 25,000 में हो जाए। अच्छा मोहम्मद इमरान साहब, आपकी मुझे याद है आपने पहले भी कॉल की थी। मैंने उसके बाद जो नाउ पीडीपी, इसलिए मैं आपकी बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आपका मसला क्या है। मैं नाउ पीडीपी एक इदारा है तो कराची बेस्ड, लेकिन मेरा ख्याल है कि पूरे मुल्क में उनकी कोई ना कोई प्रेजेंस है। उनसे मैंने बात की थी, लेकिन बदकिस्मती से आपका नंबर हमारे पास नहीं था। तो अगर आप एक मेहरबानी करें कि अभी इस कॉल के बाद अगर प्रोड्यूसर साहब आप इमरान साहब का नंबर ले लें, तो मैं इतना कर सकता हूं कि मैं उनसे एक बार फिर बात करके आपका मैं उनसे रब्ता करा दूंगा। अगर वो वहाँ पर एक्टिव नहीं हैं तो कोई उनकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन या उनके साथ जो मुंसलिक इदारे हैं वो शायद हों, या उनको कुछ पता होगा। तो जी इसके अलावा कुछ था इमरान साहब? अच्छा, तो इमरान साहब का नंबर ले लें प्लीज़, फिर इसके बाद में इनसे कांटेक्ट कर लेंगे हम। नेक्स्ट मोहम्मद इलियास हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम ज़रार भाई, वसत भाई, जिलानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। ज़रार भाई और वसत भाई, आप दोनों से मेरी एक दरख्वास्त है, प्लीज सुन लेना और फिर उसका काइंडली जी परमिशन दे देना। ज़रार भाई आपने लास्ट 2 वीक पहले मेरे से वादा किया था कि मैं वो जो है प्लाट था, मेरा वादा किया था कि मेरे कोई दोस्त हैं उनको बोल दूंगा मलिक रियाज से कोई ले देंगे। अभी इन्होंने बैरियर 2 लॉन्च किया, तो काइंडली उसमें किसी को कह दें वैली सी में 24 नंबर प्लाट है, C24 वैली सी में। तो जो फाइल क्या कहते हैं आउट ऑफ बाउंड्री हो गई थी, तो काइंडली ये बैरियर 2 में करा दें, तो वैली सी में। ज़रार भाई ने वादा नहीं मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है, मैंने आपको ये कहा था भाई आपका मैं प्रोग्राम देखता हूँ तो पूरा वीक ही देखता रहता हूँ, और आपने एक $1 मिलियन सवाल किया था तो वो हमें भी पसंद आया था। मैं कह रहा हूँ कि हम उस सवाल पे भी कोई $1 मिलियन सवाल कर लें कि ये जो है आपने बोला था कि ये जो पिछले दिनों आप अपने प्रोग्राम में बता रहे थे कि ओम चौधरी ने बोला है कि वो जनरल बाजवा ने फोन किया था तो सादिक और अमीन हो गए थे इमरान खान साहब। तो क्या इस्लाम हमें इन चीज़ों की इजाज़त देता है? अगर सऊदीया या किसी इस्लामी मुल्क में काजी खूनों पे फैसले दें तो उनके लिए कोई सजा होती है? जी आपके सवाल में इसका जवाब भी मौजूद है, जाहिर है। अच्छा मैं एक चीज़ क्लियर कर लूँ इलियास साहब, देखिए मसला ये है कि मलिक रियाज साहब शायद हमें इतना अच्छा नहीं समझते, तो हमारी उनके साथ कोई ऐसा रब्ता नहीं है। मेरा ख्याल है, अगर मुझे दुरुस्त याद हो रहा है, मैंने कहा था कि आपकी तरह बहुत और मुतासिरीन भी हैं। अगर आप मिलकर कोई कैंपेनिंग करें तो फिर शायद, अगर मुझे
मुझे तो ये तासुर मिल रहा है कि जैसे आप कोई फिक्सर हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि मुझे आपका उठना बैठना यार अगर ऐसा कोई सीन है तो पहले हमसे तो बात करो। अंदर की बातें लोग जब उबदले कर देते हैं ना, यार मतलब ये क्या सीन है जरा यार, इसका मुझे लग रहा है उठना बैठना है आजकल के माहौल में बंदे को हर जगह। अच्छा, अगर तुमने डिनाई किया ना तो मलिक साहब वीडियो लाने में बहुत मास्टर हैं। आजकल तो बंदा कोई डिनाई भी नहीं कर सकता ना यार, पता नहीं कौन किसको रिकॉर्ड कर रहा है। जवाब तो तुमने वादा किया था, प्लॉट कहाँ है? पता नहीं कहाँ वादा किया था, बात की बात मशकूक है, बाद में बात करें। तो मुनीर अब्बासी हैं जी, रावलपिंडी से। जनाब मुनीर अब्बासी साहब, टीवी बंद कर दें सर। जी एक तो टीवी बंद कर दें अगर चल रहा है, और हमसे बात कीजिए। टीवी बंद कर दी है, टीवी बंद कर दी है। फरमाएं। और कैसे है जनाब? ठीक ठाक हो? खैर अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये इतना जनाब रोला कर रहे हैं जी, इतना मुल्क डिफाल्टर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इनके जलसों पे अरबों रुपए लग जाते हैं, वहाँ पे इनको नहीं पता है मुल्क में क्या हो रहा है। और ऊपर जो जनाब जितना इन्होंने पिंडी में जनाब गंद करके गए हैं, पूरा पार्क गंद करके गए हैं, सब जनाब सड़कें खराब, सड़कें अच्छी सी अच्छी सड़क होती है, जब ये आते हैं जनाब तोड़ फोड़ सब कर देते हैं, तो गरीब लोग किधर जाएंगे? ये सब हम लोगों, गरीब लोगों के टैक्स लगा के हम लोगों पे लगा देते हैं, टैक्स, बिलों पे टैक्स, हम मेडिसिन लेते हैं उस पर भी टैक्स, तो खुद इनको जनाब ना कोई टैक्स का पूछता है ना कुछ है जनाब। तो हम गरीब मारे तो गरीब जाता है, वोट गरीब देता है, गरीब के वोट से ये आगे आते हैं। तो ये बातें इतनी करते हैं ऊपर ऊपर जाके, जब हम लोग इनको मिलने जाते हैं तो यकीन करो ये मिलना भी हमें सिक्योरिटी रिस्क बना देते हैं जी। ये ऐसे लोग हैं। तो एक काश इन लोगों का इसका थोड़ा आप उजागर करें जरा, तो गरीबों को ठीक है हक मिलना चाहिए। गरीबों का क्या है, हम भी टैक्स देते हैं, हमें तो जनाब नहीं टैक्स लेके वहां जाने को तो पूछते भी नहीं कि हमारी तो टैक्स क्या देते है, हैं। आपका कोई बच्चों का भी कोई मुस्तकबिल है या नहीं है। जी जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। अब ये ना मतलब हर दूसरे बंदे की यही बात है, एक फ्रस्ट्रेशन है ना, और क्यों नहीं है, एक फ्रस्ट्रेशन है और एक डिस्कनेक्ट है ना यार। क्योंकि आप क्या देखते हो, आप देखते हो कि यार आप बातें कर रहे हैं, आई मीन कोई सियासत नहीं, रियासत बचाने के चक्रों में निकला हुआ है, सब मतलब झूठी है, और बाकी कोई और मतलब कोई हकीकी आज़ादी लेने और ये लेने के यार बीच में आप मतलब 5-6 हाथियों की लड़ाई में हम घास तो कुछ नहीं जा रही है ना, क्या बचा है, क्या बचा है। ये जब डिस्कनेक्ट एक बहुत हैवी लेवल तक पहुंच जाएगी ना सर, फिर समझ आएगी, फिर समझ आएगी, या शायद उस वक्त भी नहीं, पता नहीं जी। ओके, तो एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर बाकी जी। तो आजकल ऑडियो और वीडियो का ज़माना है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी एक हमें ऑडियो भेजी है, हमारे एक प्रोग्राम देखने वाले हमारे हमें हाथ लगी है ऑडियो। हमें हाथ माल बेचना भी सीखो यार। जी जी जी। हाँ, तो नाम है उनका मोहम्मद जब्बार, और कराची से उन्होंने हमें ये ऑडियो भेजी है जी। सर, मैं आपकी तवज्जो जो है वो कराची के लोकल लोगों के एक मसले की तरफ दिलाना चाहता हूँ, जो कि डोमिसाइल के रिलेटेड है। लोग भी पंजाब से, इंटीरियर सिंध से, बलूचिस्तान से या के से वो कराची में आते हैं, तो बड़ी आसानी से अपना डोमिसाइल यहाँ का बना लेते हैं। तो उसकी वजह से जो लोग लोकल यहाँ के रहने वाले हैं, उनके लिए हर चीज़ में, ख़ास तौर पे मेडिकल कॉलेजेस और जो गवर्नमेंट की मतलब मुलाजमतें हैं, उसमें जो कोटा पहले ही बहुत कम है, तो उनके लिए बिल्कुल ही जो है ना वो सीट जो है वो नहीं बचती। तो काइंडली इसका कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए। मैं मुख्तलिफ़ फ़ोरम पे ये आवाज़ उठा भी चुका हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आज के दौर में जबकि नादरा ने स्मार्ट शनाख्ती कार्ड बनाए हुए हैं, डोमिसाइल की क्या ज़रूरत होती है? सरकारी मुलाजमतों के लिए अभी भी रिक्वायरमेंट तो उस पर सारा कुछ होता नहीं है। मतलब कि अब मतलब आपको कहने का मकसद है कि अलग अलग चीज़ों की क्या ज़रूरत है। हाँ, मतलब जब एक स्मार्ट कार्ड मौजूद है तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है उस बंदे की, तो उसी को देख के आप फैसला कर सकते हैं। ये जो कार्ड में जो चिप होती है, ये क्या करती है? ये इसी में होती है, सुना है मालूमात। हाँ,
तो वन विंडो प्रॉब्लम पता है मसला क्या? हाँ, लेकिन मतलब कहाँ इस्तेमाल होता है, यही सोच रहे हैं ना, कहाँ इस्तेमाल? मुझे आज 2023 में डोमिसाइल की कोई तुक नजर नहीं आती। बहुत चीजें हैं जिनकी कोई तुक नहीं है, सिर्फ कि कुछ लोगों की कमाई हो जाती है। अच्छा, लेकिन इनका मसला ये है कि जैसे उन्होंने कहा जी कराची में लोग आते हैं आराम से डोमिसाइल बना लेते हैं। भाई ये सिर्फ कराची का मसला नहीं है, और इसमें सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान मारा जा रहा है। मैं ऐसे कई केसेस को जानता हूँ कि वो रहते इस्लामाबाद में हैं, उन्होंने बलूचिस्तान शायद देखा भी ना हो, लेकिन उन्होंने सिब्बी का बनाया हुआ है या पेशगूर का बनाया हुआ है, और उसका फ़ायदा बहुत होता है कि वो जो फिर वफाकी हुकूमत में कोटा होता है या फिर बाकी जगहों पे, तो वो बलोच बन जाते हैं, जबकि उन्होंने बलूचिस्तान का शायद बे भी ना देखा हो। तो ऐसे केसेस ये है। अच्छा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब सारी चीज़ डिजिटाइज हो चुकी है, तो ऐसे में डोमिसाइल का एक कॉलोनियल विरसा रखने की क्या ज़रूरत है? उसको या तो ये कि सारा का सारा रिकॉर्ड नादरा के हवाले कर दें, वो सारा डिजिटाइज कर दें, तो उससे फेक चीज़ें शायद अलग हो जाएं। इसलिए कि उसके डेफिनेटली 2 एड्रेसेस होंगे। अगर आईडी कार्ड का शायद अलग होगा परमानेंट एड्रेस, और डोमिसाइल का हो सकता है अलग हो। ऐसा अगर ऐसा है तो फिर उससे पूछे भाई तू है कौन, कहाँ? अच्छा, यहाँ पे बहुत ये कंप्लेन है कि पैसों पे लोग आराम से बना लेते हैं। सारा मसला यही है ना कि नुकसान होना ऐसे ही चाहिए। मसला ये है कि फिर पूरी डिपार्टमेंट्स बंद हो जाएंगी, राइट? और उनमें जो बैठे हुए हैं, जो कमा रहे होते हैं, और फिर अपनी कमाई का एक हिस्सा ऊपर भी तो भेजते हैं ना यार, नीचे भी जाता है वो, तो वो पूरी आपकी जो इकोनॉमी है वो ठप हो जाएगी। आपको याद होगा कि बहुत धूम धमाके के साथ ये बात हुई थी कि सर ये जो पटवारियों का जो लैंड रिकॉर्ड है, अच्छा आप अगर कभी पटवारी की किताब देखिए, कभी लैंड बुक देखिए आपने, मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि अगर आप पटवारी नहीं है, आपको कख नहीं पता कि इसमें क्या है, ठीक है? You cannot understand it यार। मतलब हम समझते हैं कि FIR की ज़बान अलग होती है यार, ये तो मतलब कोई यूनानी है, you can't understand it। तो उसके लिए ना वो उनका पूरा एक मतलब माफिया है बॉस, वो बैठे हुए हैं, वो क्यों करने देंगे आपको डिजिटाइज? पंजाब ने किसी हद तक किया था, पता नहीं क्या हुआ। वो आई थिंक हाफ एंड हाफ चल रहा है, हाफ एंड हाफ चल रहा है। शुक्र है कि हाफ भी हुआ है। हाँ, तो ये सारे मसले हैं। हाँ, लेकिन ये डोमिसाइल वाला जो है ये फरसूदा निज़ाम है। तो यार मतलब आधे अफगान आपके NIC खरीद लेते हैं यार, आपको डोमिसाइल खरीद पासपोर्ट कौन से हैं? कोई हमारे तो नहीं है ना यार, तो वहाँ से ही आए हैं। बिल्कुल, ना इनकी कोई रूट्स है यहाँ पे, बैठे हुए हैं। तो हमारे पास अगली जो राय या ऑडियो आई है वो अहमद बुखारी साहब हैं गुजरावाला से। उन्होंने फीडबैक दिया है ज़रा आपको, आपके प्रोग्राम पे। अच्छा, मेरे प्रोग्राम पे। अस्सलाम वालेकुम, अहमद बुखारी गुजरावाला से जी। ज़रा हट के प्रोग्राम अपने नाम की निस्बत से ही ज़रा हट के है, और मैं बाकायदगी से सुबह नाश्ते के वक्त इसको अपने YouTube चैनल के ज़रिए देख रहा होता हूँ। और ये प्रोग्राम मुझे इस हवाले से पसंद है कि इसमें आप सोशल एस्पेक्ट और सक्सेस स्टोरीज़ और बिज़नेस स्टार्टअप्स और जो एक नौजवानों के अंदर होप का फैक्टर है उसको बहुत नुमाया करते हैं। पॉलिटिकल सिनेरियोज़ और इकोनॉमिक सिनेरियोज़ को सुन सुन के कान जो हैं वो पक गए हैं, लेकिन ये एक हवा का खुशगवार झोंका जो है वो इस हवाले से नई आने वाली पौध के लिए कि जी उसमें एक बेहतरीन होप और एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को भी सामने लाया जाए, वो बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ फ़ाइन आर्ट और लिबरल आर्ट के सब्जेक्ट्स को भी प्रमोट किया जाता है, विच इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। बिल्कुल सर। तो प्लीज़ अपने प्रोग्राम को ज़्यादा उस तरफ लेकर जाएं। ये रोने जो हैं वो शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक सुनते रहते हैं, और अब तो मैंने ये देखना ही छोड़ दिया, जो कि इसके अलावा प्रोग्राम है। बहुत खूब। इनका नाम क्या था? अहमद बुखारी साहब। बुखारी साहब तो एक हमारे पास बड़ी मज़ेदार स्टार्टअप है जो इसको इनफैक्ट काफ़ी सालों से कवर कर रहे हैं, और अब वो बहुत ऊपर का काम कर रहे हैं। आप भी गए थे मेरे साथ, तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते में अगर मौका मिला तो वी विल प्ले दैट। लेकिन डेफिनेटली आई थिंक इस तरह की चीज़ों पर फोकस करना चाहिए और करते रहें, और इंशाल्लाह इसको ज़्यादा करेंगे। ये जो पिछला साल था ना, ये तकरीबन मेरे ख्याल 90% सियासत की नज़र ही हो गया था। हाँ, लेकिन फिर भी
आपका जो वो टेक्नोलॉजी वाला एलिमेंट है वो आप निकाल के लाते हो, वो अप्रिशिएट हो रहा है। अभी भी 3-4 नजर के रखे हुए पाइपलाइन में, दीमक तो नहीं लग गई? या मैं तो भूल भी गया। नहीं होंगे इंशाल्लाह। राहिल अशर साहब हैं कराची। इम्तियाज हुसैन पहले थे, सॉरी इम्तियाज साहब हैं पहले जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। एक क्वेश्चन था छोटा सा बिल्कुल, कि ये बताइएगा कि कराची जो है कौन से मुल्क का शहर है और ये किस मुल्क में है? अगर हमारे पाकिस्तान का ही शहर है तो लाकानूनी, देखिए कल भी गुलिस्तान जौहर में एक वाकया हुआ मोबाइल छीनने के लिए जो टीवी पे आ रहा था, और खातून जवाब कोई और फिर आज हुआ होते ही चला जा रहा है। तो क्या इसको रोकने के लिए यूएनए की फोर्स आएगी जी? या कोई आसमानी मखलूक आएगी? इस पे हुकूमत जो है वो हस्बे मामूल बहुत सीरियस है, तशवीश में मुब्तला है, रिपोर्ट तलब कर ली गई है। एपेक्स का इजलास भी हुआ है। देखते हैं कि नहीं, मैंने सुना है कि बहुत इनकलाबी इक़दामात लिए जा रहे हैं और सेफ सिटी नहीं, सेफ सिटियाँ बेटियाँ, सबसे पहले डबल सवारी। डबल सवारी पे हर मसले की जड़ डबल सवारी। बिल्कुल, ये जो दो बैठ जाते हैं ना बाइक पे यार, ये नहीं यार। लेकिन सुने, हम थोड़ा वो तफसील कर रहे हैं, बात करें, लेकिन नहीं, ये आप ही बता रहे थे कितनी ज्यादा वीडियोस आ रही हैं हर जगह सीसीटीवी में। मतलब अब तो ये बनता है, पिछले 2 महीने से तो वबा ने लपेट में ले लिया कराची को। स्ट्रीट क्राइम तो लेकिन हम आपको सिर्फ बताते चलें कि हमने इस हफ्ते इस इशू पर बात करने के लिए सीसीपीओ कराची से रब्ता किया। हमने कहा कि आप आएँ, जो भी आप कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये आप मीडिया वाले जो है ये आप बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं ये, और फ़िलहाल हम नहीं आएंगे, हम बिज़ी हैं। तो हम लगे हुए हैं, लगे पड़े हैं और कोशिश करेंगे कि उनको लेकर आएं। राहिल अशर, आपस में तो हम वैसे बात करते रहते हैं। राहिल अशर हैं कराची से। राहिल भाई साहब जी, आज बात करूंगा मैं ज़रा जो सरफराज अहमद की, क्योंकि मैं भी क्रिकेट का बड़ा शौकीन हूँ। देखिए, सरफराज को बेचारे को जिस तरह टीम से निकाला गया, वो आप सबको पता है कि जी किस तरह उनको टीम से निकाला गया। कि जी इमरान ने अपने इंटरव्यू में कहा, जी मैंने कहा था जी बाबर को लाएं और करें। फिर रमीश राजा का जब वो चेयरमैन थे उनका भी आया। तो सरफराज ने 4 साल, मुझे चीज़ ये अच्छी लगी कि 4 साल वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे, अपनी परफॉर्मेंस देते रहे, टीम में वापस आए। टीम में आके उन्होंने जिस से मैंने मिसबा हो गए, बफ्कार यूनुस, खमीस, मोहम्मद वसीम समेत सबको उन्होंने जिस तरह भरपूर जवाब दिया है इस 2 टेस्ट मैचेस में, तो उससे यही है कि जी दिल को खुशी हुई कि देखें, इंसान अगर तहम्मुल से करे और खामोशी इख्तियार करे तो अल्लाह उसको ज़रूर करता है। मेरी सिर्फ यही बात थी कि आज कराची की आवाम भी जो थोड़ी बहुत गई वो सरफराज की वजह से गई, और अल्लाह ताला ने सरफराज को उनके सब्र का फल दिया, सरफराज किया जी। शुक्रिया बहुत शुक्रिया। हाँ, और ये कल भी मुकम्मल हुई और ये प्रोग्राम भी मुकम्मल हुआ। इजाज़त ले लेते हैं। ले लें सर, इजाज़त दे दीजिए। मंडे को इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे इन्हीं शक्लों के साथ। खुदा हाफिज़।